पंचवर्षीय योजना और औद्योगिक नीति संकल्प। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय योजना समिति थी। इसका गठन किया गया था 1938 में। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने का यह प्रथम प्रयास था। बॉम्बे योजना 1944। बॉम्बे योजना कब आई थी? 1944 में। भारत के आर्थिक विकास की योजना थी, जिसमें आमतौर पर बॉम्बे योजना के नाम से जाना जाता है। इसे भारत के प्रमुख पूंजीपतियों जैसे RJ टाटा द्वारा तैयार किया गया था। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग 1944 में जारी हुआ था और दूसरा भाग 1945 में जारी हुआ था। गांधीवादी योजना 1944 में आई थी। इस योजना में भारत के लिए विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना पर जोर दिया था, जिसमें स्वनिर्भर गांवों की अवधारणा प्रमुख थी। जन योजना 1945। इसे यमचंद्र राय द्वारा दिया गया था, जो भारतीय ट्रेड यूनियन की युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। सर्वोदय योजना 1950 में आई थी। सर्वोदय योजना इसे जयप्रकाश नारायण द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था 1934 में। सर्वोदय योजना को जयप्रकाश नारायण द्वारा तैयार किया गया था। यह स्वतंत्र भारत के योजनाबद्ध विकास का पहला प्रारूप था। स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद कौन कौन सी योजनाएं थी? 5 वर्षीय योजनाओं की अवधारणा USSR सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ से ली गई थी। जोसेफ स्टालिन ने इसे 1928 में सोवियत संघ के औद्योगिकरण के लिए प्रस्तुत किया था। भारत में परिचय। भारत का योजना आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, जिसे पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। प्रणब मुखर्जी ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य कौन कौन से थे? इसके 4 लक्ष्य थे। पहला विकास, दूसरा आधुनिकीकरण, तीसरा आत्मनिर्भरता, चौथा समानता। इसमें पहला था विकास, GDP के संदर्भ में वृद्धि थी। दूसरा आधुनिकीकरण, अर्थव्यवस्था में तकनीकी का समावेश। तीसरा आत्मनिर्भरता, आंतरिक व्यापार रणनीति, आयात के बजाय घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। चौथा थी समानता, सभी का विकास। पंचवर्षीय योजनाएं न केवल 5 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को निर्दिष्ट करती हैं, बल्कि 20 वर्षों की अवधि में प्राप्त किए गए लक्ष्यों को भी परिभाषित करती है। यह दीर्घकालिक योजना परिक्षेपीय योजना कहलाती है। पहली पंचवर्षीय योजना, इसे 1 अप्रैल 1951 में लागू किया गया था। इसकी अवधि थी 1951 से लेकर 1956 तक। इसमें लक्षित विकास दर था 2.1% और प्राप्त हुआ था 3.6%। ये योजना सफल थी। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य फोकस था कृषि और ग्रामीण विकास था, मतलब प्राथमिक क्षेत्र था। इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1951 के पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, भाखड़ा नांगल बांध शुरू हुआ था। ये सतलुज नदी पर स्थित था। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित था। 5 IIT भी स्थापित की गई थी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थापित हुआ था। ये सभी पहली पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। इसमें कृषि में शुरू किए गए सुधार, पहला था किसान का भूमि अधिकार नीति। यह एक भूमि सुधार था जिन्होंने भू स्वामित्व भूधारकों की बजाय किसानों को दिया गया, जो वास्तव में उस भूमि पर कार्य करते थे। इसका उद्देश्य जमींदारी प्रथा समाप्त करना और ग्रामीण असमानता कम करना और किसानों को सशक्त बनाना था। भूमि सीमा अधिनियम आया था 1976 में। यह भारत में एक स्वतंत्र भूमि
सुधार कानून था जिसने भूमि स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित की ताकि थोड़े लोगों के हाथों में भूमि का संकेंद्रण रोका जा सके और अतिरिक्त भूमिहीन किसानों को वितरित की जा सके। उच्च उत्पादकता वाली किस्में HYV के बीज का उपयोग किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर थी 4.5% और प्राप्त क्या हुआ था, 4.3% प्राप्त हुआ था। सामान्य रूप से सफल थी। इसकी अवधि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से लेकर 1961। ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य फोकस मूलभूत और भारी उद्योगों का विकास था, मतलब द्वितीयक क्षेत्र। इसने तेजी से औद्योगिकरण पर अधिक जोर दिया था। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 आई थी। द्वितीय IPR भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की आधारभूत नीति के रूप में कार्य करता है। 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। पहला राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि उड़ीसा में हुआ था जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में हुआ था ब्रिटिश के सहयोग से। और भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थापना हुई थी USSR के सहयोग से। राउरकेला की स्थापना कहाँ हुई थी, उड़ीसा में हुई थी और जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना पश्चिम बंगाल में हुई थी और ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी छत्तीसगढ़ में USSR के सहयोग से हुई थी। PC महालनोबिस के बारे में। PC महालनोबिस उन्हें भारतीय योजना के प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। इनकी जन्मतिथि 29 जून है। इस 29 जून को भारतीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता की स्थापना की थी। उन्होंने सांख्य नामक एक पत्रिका शुरू की थी। सांख्य नामक पत्रिका किसने शुरू की थी, PC महालनोबिस ने शुरू की थी। भारत का पहला इस्पात संयंत्र टिस्को है जमशेदपुर झारखंड में। भारत का पहला इस्पात संयंत्र टिस्को है जमशेदपुर झारखंड में। तीसरी पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर थी 5.6% और प्राप्त हुआ था 2.8%। यह एक पूरी तरह से विफल थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1961 से लेकर 1966। यह गाडगिल सूत्र पर आधारित था। इसका प्रमुख फोकस आत्मनिर्भर और आत्मजनित अर्थव्यवस्था था। विफलता के कारण क्या क्या थे, चीन भारतीय युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। इसके बाद भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में, जिसने ध्यान रक्षा खर्च की ओर स्थानांतरित हो गया था। साथ ही योजना अवधि में गंभीर सूखा पड़ा था। PL 480 योजना, भारत ने इस योजना के तहत अमेरिका से गेहूं आयात किया था ताकि भूख और गरीबी को कम किया जा सके। लाल बहादुर शास्त्री भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया था। विभिन्न संस्थानों की स्थापना की गई थी। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना 14 जनवरी 1956 को की गई थी। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना 14 जनवरी 1965 को की गई थी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की स्थापना 1 जनवरी 1965 को की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की स्थापना 1963 में की गई थी। संसद के अधिनियम द्वारा 1 फरवरी 1964 की स्थापित हुई थी। इसके बाद योजना अवकाश आया था। पंचवर्षीय योजना के विराम 1966 से लेकर 1969 तक युद्ध और अन्य कारणों से, जैसे गंभीर सूखे के कारण आर्थिक दबाव, भारत में नई कृषि रणनीति या हरित क्रांति पर ध्यान केंद्रित किया। HYV बीजों के व्यापक वितरण और स्वीकृत हुई थी। पहला चरण 1960 से लेकर 67 के दशक के मध्य और दूसरा चरण 1970 के दशक के मध्य शुरू किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। चौथी पंचवर्षीय में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इसकी अवधि 1969 से लेकर 1974 थी। यह गाडगिल सूत्र या रुद्र एलन मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य फोकस क्या था, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर होना। मुख्य फोकस स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होना था। लक्षित विकास दर कितनी थी, 5.6% थी
और प्राप्त कितना हुआ था 3.3%, जो कि यह विफल योजना थी। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। प्रमुख पहलू, परिवार नियोजन की शुरुआत हुई थी। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था इस्माइल बुद्धा के नाम से 1974 में। और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम हुआ था 1973 से लेकर 74 में। इस्माइल बुद्धा के समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और राष्ट्रपति थे वी गिरी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्माइल बुद्धा कब हुआ था? 1974 में हुआ था। न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था राजस्थान के पोखरण में। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इसकी समयावधि थी 1974 से 78 थी। आधारित थी डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इसमें लक्षित विकास दर था 4.4% था और प्राप्त हुआ था 4.8%। आंशिक रूप से यह सफल थी। इसका मुख्य फोकस क्या था? रोजगार और गरीबी उन्मूलन इसका मुख्य लक्ष्य था। गरीबी हटाओ का नारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था और इसमें था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी इसका मुख्य फोकस। उसके बाद न्यूनतम आवश्यकताओं कार्यक्रम 1974 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य गरीबों और आरक्षित लोगों को बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करना था। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य गरीबी को कम करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की स्थापना की गई थी 1975 में। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था इसी साल। रोलिंग प्लान आया था इसके बाद। रोलिंग प्लान इसे जनता पार्टी मोरारजी देसाई सरकार द्वारा पेश किया गया था। अवधि कौन सी थी? 1978 से लेकर 1980 तक थी। इसका मुख्य फोकस क्या था? देश की GDP, रोजगार और कृषि उत्पादन में वृद्धि थी। छठी पंचवर्षीय योजना आई थी। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इसकी अवधि 1980 से लेकर 1985 तक थी। लक्षित विकास दर 5.2% था और प्राप्त हुई थी कितना? 5.7% प्राप्त हुई थी। यह एक सफल पंचवर्षीय योजना थी। इसका मुख्य फोकस क्या था? राष्ट्रीय आय में वृद्धि थी, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण हुआ था, गरीबी और बेरोजगारी में कमी हुई थी, कौशल हस्तांतरण हेतु योजनाएं शुरू हुई थी, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का परीक्षण हुआ था और बीच IRDP एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था तथा सुस्त मौसम रोजगार प्रदान करना था। NREP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू हुआ था। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में। ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारंटी योजना RLEGP 15 अगस्त 1983 को शुरू की गई थी। हिंदू विकास दर 1978 धीमी आर्थिक वृद्धि को दर्शाने वाला था। अवधारणा दी गई थी प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा। 1960 से 80 के दौरान भारत ने धीमी आर्थिक दर का अनुभव किया था, जिसे हिंदू विकास दर कहा गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसके तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। लक्षित विकास दर 5% था और प्राप्त हुआ था 6.6%। यह सफल पंचवर्षीय योजना थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर थी 5% और प्राप्त हुआ था 6%। यह एक सफल पंचवर्षीय योजना थी। इसकी अवधि थी 1985 से 90 तक। इसका मुख्य फोकस क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना और सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना। मतलब खाद्य हो गया, कार्य हो गया, उत्पादकता हो गया, इसका प्रमुख फोकस हो गया। 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें NREP राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम और RLEGP ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाया गया। जैव प्रौद्योगिकी विकास की स्थापना की गई थी भारत सरकार द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना भारत सरकार द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। वार्षिक योजनाएं 1990 से 92 के दौरान राजनीतिक
अनिश्चितता के कारण कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी। भुगतान संतुलन संकट आया था 1991 में, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विक सुधारों की शुरुआत हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वीपी नरसिम्हा राव थे। इसकी अवधि थी 1992 से लेकर 97 और लक्षित विकास दर 5.6% था और प्राप्त हुआ था 6.8%। अत्यधिक सफल मानी गई थी। इसके प्रमुख मुख्य फोकस तो कौन से थे? इसका मुख्य फोकस था नई संकेतात्मक नीति थी, आर्थिक और राजकोषीय सुधार दिखाई दिए थे, सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी घटी थी, लाइसेंस राज समाप्त हुआ था और यह मानव विकास पर केंद्रित थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण शुरू नहीं हो सकी और वर्ष 1990 से 91 और 91-92 को वार्षिक योजनाओं के रूप में माना गया। अंततः संरचनात्मक समायोजन नीतियाँ की शुरुआत के बाद 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था। 1990 तक भी देश की लगभग 65% जनसंख्या कृषि में ही कार्यरत रही और 1950 और 1990 के बीच कृषि द्वारा दिए जीडीपी योगदान में उल्लेखनीय गिरावट आई, लेकिन कृषि पर निर्भरता जनसंख्या में अपेक्षित कमी नहीं हुई। 1950 में 67.5% और 1990 में 64.9% लोग कृषि में थे। 9वीं पंचवर्षीय योजना, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। लक्षित विकास दर 6.5% था और प्राप्त हुआ था 5.4%। यह विफल योजना थी। इसकी अवधि थी 1997 से 2002 तक। मुख्य फोकस क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था। 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर अत्यधिक ध्यान नहीं दिया गया। इसका अवधि 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह द्वारा। इसकी अवधि थी 2002 से 2007 तक थी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। जूट प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था। सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर 8% थी और प्राप्त हुआ था 7.6%। यह एक विफल योजना थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि थी 2007 से लेकर 2012 तक। लक्षित विकास दर थी 9% और प्राप्त हुआ था 8%। यह एक विफल योजना थी। मुख्य फोकस तेजी से और अधिक समावेशी विकास की ओर। वैश्विक वित्तीय संकट पंचवर्षीय योजनाओं के साथ व्याप्त था। 12वीं पंचवर्षीय योजना, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। अवधि थी 2012 से लेकर 2017 तक। मुख्य फोकस अधिक समावेशी और सतत विकास की ओर था। लक्ष्य वृद्धि 8% थी। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 2014 में योजना आयोग को नीति आयोग से प्रतिस्थापित किया गया और पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया। नीति आयोग गैर संवैधानिक निकाय की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यह भारत सरकार के लिए एक नीति अनुसंधान संस्थान है। यह भारत के विकास की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करता है और सिफारिशें देता है। यह वित्तीय, स्वास्थ्य, शिक्षा की गुणवत्ता और जल प्रबंधन सहित विभिन्न विषयों पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। औद्योगिक नीति संकल्प IPR। औद्योगिक नीति संकल्प IPRS वे नीति ढांचे हैं जिन्हें भारतीय सरकार द्वारा औद्योगिक वृद्धि को विनियमित करने, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिका को परिभाषित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाता है। पहला औद्योगिक नीति संकल्प आया था 1948 में। स्वतंत्र भारत की पहली आधिकारिक औद्योगिक नीति थी। इसके नेतृत्वकर्ता थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया जाता है। उद्योगों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहला सामरिक उद्योग था, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र था। रेलवे, सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा। दूसरा मूलभूत या प्रमुख उद्योग थे, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, जिसमें कोयला, इस्पात और विमान दूरसंचार था। तीसरा था
नियमन और नियंत्रण की आवश्यकता वाले उद्योग, मतलब नियंत्रित निजी क्षेत्र, इसमें चीनी, सीमेंट और वस्त्र थी। चौथा थे अन्य उद्योग, निजी और सरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, उपभोक्ता वस्तुएं और लघु उद्योग थे। लाइसेंस राज की शुरुआत हुई थी। सरकार द्वारा उद्योगों पर लाइसेंसिंग के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया था। यह प्रमुख उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र के वर्चस्व की नींव रखता है। 1955 में लघु ग्राम एवं लघु उद्योग समिति, जिसे करवे समिति भी कहा जाता है, इसने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना को नोट किया था। दूसरा औद्योगिक नीति संकल्प आया था 1956 में। इसे भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। यह भारत में समाजवादी औद्योगिक विकास के लिए एक रूपरेखा है। उद्योगों को 3 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। अनुसूची 1, 17 उद्योग थे इसमें, और सार्वजनिक क्षेत्र का एक अधिकार था, जिसमें विमानन हो गया, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, हथियार और गोला बारूद, इस्पात और लोहा आदि हो गया। अनुसूची बी थी, इसमें 12 उद्योग थे, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के थे, एल्युमिनियम, मशीन, रसायन और उपकरण आदि थे। अनुसूची 30 में इसमें सभी अन्य उद्योग थे, यह निजी क्षेत्र के थे। इसमें उपभोक्ता वस्तु हो गई, वस्त्र हो गए, ऑटोमोबाइल हो गए आदि सभी अनुसूची 3 में थे। तीसरा औद्योगिक नीति संकल्प आया था 1977 में। 1956 की नीति का विस्तार किया गया था। मोरारजी देसाई सरकार जनता पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? लघु उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। छोटी इकाई अवधारणा पेश की गई थी। 1 लाख से कम निवेश वाली छोटी इकाइयाँ थीं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रतिबंध लग गया था। आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य था। चौथा औद्योगिक नीति संकल्प आया था 1980 में। इसे इंदिरा गांधी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, बाहरी उद्योगों पर फिर से ध्यान केंद्रित किया गया था, विदेशी तकनीकी हस्तांतरण और निवेश को प्रोत्साहित किया गया था। फेरा अधिनियम आया था 1973 में। एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं, MRTP अधिनियम 1969 को संशोधित कर MRTP कंपनियों के लिए परिसंपत्तियों की सीमा हटा दी गई थी। छोटी इकाइयों के लिए निवेश बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई थी। 5वां औद्योगिक नीति संकल्प आया था। नई औद्योगिक नीति 1991 में आया था। आर्थिक उदारीकरण, इसे PV नरसिम्हा राव सरकार द्वारा घोषित किया गया था, जिसका नेतृत्व डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? लाइसेंस राज की समाप्ति हुई थी। अधिकांश उद्योगों को लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से मुक्त कर दिया गया है। निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों PSU में विनिवेश किया गया और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI खोल दिया गया। प्रमुख उद्योगों में विदेशी निवेश की अनुमति दी गई थी। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, LPG सुधार हुआ था और लाइसेंस राज का अंत हुआ था। संयुक्त क्षेत्र अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी को दर्शाता है। दत्त कमेटी 1973 ने भारत उद्योग क्षेत्र में संयुक्त क्षेत्र के निर्माण की अनुशंसा की थी।